बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत एक, जो कि भूगोल की पुस्तक है। इसके अध्याय 3 के प्रश्नोत्तर आज हम देखेंगे। बच्चों, अध्याय 3 हम पढ़ चुके थे और यदि आपने यह नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। आप यदि इसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप इसके प्रश्नोत्तर भी कर पाओगे आसानी से, और आपको बहुत सारे जनरल नॉलेज के प्रश्नों के उत्तर भी आप आसानी से दे पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, इम्पोर्टेंट जो तथ्य है, यदि आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और जीके के किसी भी क्वेश्चन में आपको वो काम आ सकते हैं। तो चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं इसके अभ्यास। प्रश्न पहला है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। ठीक है, दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो ये प्रश्न भी आप आसानी से कर लोगे बच्चों, यदि आपने यह पाठ पढ़ लिया है, यह अध्याय पढ़ लिया अच्छे से, तो आप आसानी से कर सकोगे। तो आप इसके लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यह अध्याय, जो कि 2 भागों में हमने 2 पार्ट में बनाया, आप उसे देख लो, ताकि आपको ये जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और इसके बाकी के प्रश्न भी आसानी से आ जाए। तो पहला प्रश्न है, वुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो हमने यह पढ़ा था बच्चों कि वुलर झील जो है भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है और यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। ठीक है, किसमें है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। दूसरा है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो हमें पता है नर्मदा नदी का उद्गम है अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील कौन सी बच्चों? लवणीय मतलब जिसमें नमक अधिक होता है, ऐसे पानी की झील है सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, सांभर झील है, राजस्थान में है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। ठीक है, कौन सी नदी है बच्चों? गोदावरी। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको 9th और 10th की सारी जानकारी मिलती रहे और सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब अगला जो है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? भ्रंश घाटी से होकर बहती, तो हमने पढ़ा था बच्चों कौन सी बहती है? नर्मदा और तापी दोनों बहती है। तो यहाँ पे तापी दे रखा, तो हम इसको करेंगे। तापी जो नदी है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुके हैं। 4 विकल्पों में से एक जो सही विकल्प है उसे चूज करना था, हमने कर लिया है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें संक्षेप में देना है। पहला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो जल विभाजक का क्या कार्य ये बताना हमें और इसका एक उदाहरण देना है। तो इसे हम कॉपी में करेंगे। तो प्रश्न पहला है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर है बच्चों, जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि 2 पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, तो इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। ठीक है, तो जल विभाजक वह ऊंचा भाग या पर्वतीय क्षेत्र है जो कि 2 पड़ोसी अफवाह द्रोणियों को, अफवाह द्रोणियों मतलब नदी तंत्र को, जहाँ से नदी प्रवाहित हो रही है उस क्षेत्र को एक दूसरे से अलग करता है। तो इस प्रकार की जो ऊंची भूमि है, उच्च भूमि है, उसे जल विभाजक कहते हैं। उदाहरण है, अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। तो अंबाला जो नगर है वह जल विभाजक पर स्थित है। तो जल विभाजक का कार्य कर रहा है सिंधु और गंगा नदी तंत्रों के बीच में। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? ठीक है, नदी द्रोणी मतलब नदी तंत्र। तो इसका उत्तर आएगा गंगा नदी की द्रोणी, जो कि लगभग 2500 किलोमीटर है। भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी है। तो कौन सी बच्चों? गंगा नदी की द्रोणी। आपको अभी याद हो जाएगा कि भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है। तो इसका उत्तर होगा गंगा नदी द्रोणी। अब तीसरा प्रश्न है, सिंधु एवं गंगा नदियां कहाँ से निकलती है?
तो हमें इसका उत्तर बताना है कि सिंधु और गंगा नदियां कहाँ से निकलती है। जब हमने यह पाठ पढ़ा था उसमें भी हमने पढ़ा था। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। ठीक है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत से निकलती है। एवं गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, गंगा नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। ठीक है, अब प्रश्न नंबर चौथा है बच्चों। प्रश्न चौथा है, गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। गंगा की दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो गंगा की उन दो धाराओं के नाम लिखने हमें जो एक दूसरे से मिलकर फिर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो इसका उत्तर आएगा, गंगा नदी की दो मुख्य धाराएं भागीरथी तथा अलकनंदा है। कौन कौन सी बच्चों? भागीरथी और अलकनंदा, ये गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं। ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक दूसरे में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। और ये कहाँ मिलती है दोनों धाराएं? उत्तराखंड के देवप्रयाग में। ठीक है, तो गंगा की दो मुख्य धाराएं हैं भागीरथी तथा अलकनंदा, जो कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न है, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट क्यों है? ठीक है, लंबी धारा होने के बाद भी तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद क्यों है? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी तंत्र है वह जब तिब्बत में बहता है तो उसमें कम गाद या सिल्ट मतलब जो जमाव है वो कम क्यों है, यह प्रश्न पूछा गया हमसे। तो हम इसका उत्तर देंगे बच्चों कि तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। कैसा है? सूखा क्षेत्र है, मतलब नदी का प्रवाह वहाँ कम हो जाता है, शीत है, ठंडा है। अतः यहाँ ब्रह्मपुत्र में कम गाद सिल्ट होता है, कम सिल्ट कम जमाव होता है क्योंकि वो शुष्क क्षेत्र है, वहाँ पर नदी की धारा भी वहाँ कमजोर हो जाती है। भारत में यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है, जिससे नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न जो छठा है, अगला जो प्रश्न है छठा, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? तो इसका उत्तर है, नर्मदा तथा तापी प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है। तो गर्त से होकर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदियां हैं नर्मदा और तापी, और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो यह हमें याद हो गया बच्चों कि कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियां गर्त से होकर बहती है। तो ये है नर्मदा और तापी, और समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? तो वे ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। तो इसमें हमें केवल नर्मदा और तापी याद करना है और ज्वारनद मुख याद करना है, बाकी तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगला जो प्रश्न है बच्चों, नदियों तथा झीलों के कुछ आर्थिक महत्व को बताएं। ठीक है, नदियों और झीलों के आर्थिक महत्व बताने हमें। तो यहाँ पर ये संक्षेप में उत्तर देने वाला प्रश्न है। संक्षेप में उत्तर लिखना था तो आप 1 या 2 लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका पहला है, अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है। ठीक है, आर्थिक महत्व में हमने लिखा है यहाँ पे कि बाढ़ को रोकती है, क्योंकि यदि बाढ़ आती है तो उससे बहुत आर्थिक नुकसान हो जाता है। तो अत्यधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकती है। दूसरा है, और जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, सिंचाई, नौ संचालन व जल विद्युत निर्माण में उपयोगी है। ठीक है, नदियां और झीलें जो है वे सिंचाई में, नौ संचालन में और जल विद्युत निर्माण में उपयोगी है। और तीसरा पॉइंट है, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन को बढ़ाती है, क्योंकि नदी और झीलें जहाँ होगी वहां पर पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो संक्षेप में उत्तर देने वाले प्रश्न हो चुके हैं बच्चों, आपको समझ में आ गए होंगे, और इसके बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में करेंगे।